हो गया सर? ओके. Hello everyone, very good afternoon to all of you. Welcome to KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप. मैं भारती कौशिक, लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ. जल्दी से एक बार प्लीज़ मुझे बता दीजिए क्या आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आज हम रैपिड तरीके से, बिल्कुल क्रैश तरीके से साइंस करने वाले हैं, बायोलॉजी. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं जानती हूँ उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करा दूँ, जिससे एटलीस्ट आप रिवीजन करें और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कुलदीप जी, गौरव जी, हाँ जी, ये ऑनलाइन क्लास है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज मैंने कहा था आपको, पिछली हमारी जो गड़बड़ हुई थी, क्या गड़बड़ हुई थी कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, है ना. तो आज की क्लास में देखेंगे जल्दी से. सबसे पहले मानव शरीर के तंत्र हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. दैट मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी. क्या बोलेंगे बेटा इंग्लिश में? जल्दी से बोल दीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी. टाइम मेरे पास बहुत कम है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का बहुत जल्दी एग्जाम है, तो मैं चाहती हूँ कि कम समय में बिना बात किए उनको टू द पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ा दूँ. ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है. तो एग्जामिनर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से क्वेश्चन उठा सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन उठा सकता है, नर्वस सिस्टम में से क्वेश्चन उठा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनी ऑफ द सिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी. राइट, तो आज की शुरुआत में कहाँ से कर रही हूँ? मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा दैट इज नर्वस सिस्टम. क्या लिखा जी? जल्दी से बोल दिए, नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम को आप हिंदी में कहेंगे जी तंत्रिका तंत्र. क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र. राइट, अब जैसे ही मैं तंत्रिका तंत्र की बात कर रही हूं तो समझिएगा इस चीज को कि आपको कैसे समझना है. राइट, तो मैंने कहा कि तंत्रिका तंत्र की जैसे ही मैं बात कर रही हूं तो ये वो सिस्टम है जो पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है. कैसा सिस्टम है जी? कंट्रोलिंग सिस्टम है. आप इसे कंट्रोलिंग सिस्टम कहिए, पूरे शरीर का नियंत्रण करने का कार्य कहिए. ठीक है, तो एक ही बात होगी. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? हम इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि कैसे काम चलेगा. इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांटेंगे. कैसे बांटेंगे जरा देख लेते हैं एक बार. पहली चीज मैंने कहा हम इसे CNS कहेंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर मैं इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रही हूं दैट मीन्स आप इसे हिंदी में केंद्रीय बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय. राइट, मैंने कहा कि अगर मैं इसे दूसरे भाग में बांटूं, वैसे तीन होते हैं, CNS, PNS एंड ANS, लेकिन हम पढ़ेंगे CNS एंड PNS. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. राइट, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल क्या होता है? परिधीय. ठीक है, अब हमें जानना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ेंगे और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो केंद्रीय अगर मैं बात कहूँ तो केंद्र मतलब जो बीचों बीच है, केंद्र मतलब जो बीचों बीच है, और परिधि मतलब जो बाउंड्री में है. राइट, तो अगर हम इसे पढ़ें तो मैंने कहा केंद्रीय में हमें मुख्यतः मस्तिष्क, किसके बारे में? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा. एंड हम सेंट्रल में ही कह सकते हैं कि हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना होगा. किसके बारे में पढ़ना होगा? स्पाइनल कॉर्ड. आप स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु भी कह सकते हो. राइट, क्या बोल सकते हो जी? मेरु रज्जु. क्लियर है ये बात सभी को? चलिए एक सेकंड दीजिए. बुलाओ किसी को, प्रियंका को भेजो. ठीक है, सो मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब पहली चीज जान लेते हैं, इन दोनों तक पहुंचने से पहले हम पहले जान लेते हैं पेरिफेरल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे. तो मैंने कहा पेरिफेरल सिस्टम में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है जी, किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तंत्रिकाओं की बात कर लेते हैं. मैं अगर इसका एक डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ कुछ लगभग इस तरह का होगा. राइट, कुछ कुछ लगभग इस तरह का होगा. फिर ये दूसरे
न्यूरॉन से इस तरीके से जुड़ा होगा, राइट। ये जो बीच का भाग है ये उसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। बीच का भाग क्या हो गया, उसका केंद्रक हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है आप इसे बोलेंगे साइटोन। क्या बोलेंगे, साइटोन। हिंदी में क्या बोलेंगे, साइटोन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइटोन। क्या पढ़ाया मैंने, ये मैंने पढ़ाया आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ये एक तंत्रिका बनी हुई है, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम बना हुआ है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका का कौन सा एक भाग नहीं है, या न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो दूसरे न्यूरॉन से उसे जोड़ता है। समझ गए। तो आप ऐसे में आंसर दोगे, ऐसे में आप आंसर दोगे कि मैम जो दूसरे न्यूरॉन से जोड़ रहा है वो ये हो गया, तो आप इस भाग को क्या बोलोगे, एक्सॉन बोलोगे। क्या बोलोगे, एक्सॉन। तो दूसरे न्यूरॉन से एक न्यूरॉन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक्सॉन कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि न्यूरॉन का एक तंत्रिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आप कहोगे साइटोन है। क्या है, साइटोन है। क्या आपको ये जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो जड़ें हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे फैली हुई हैं, मतलब ये आपको बिल्कुल ऐसे तारनुमा आकार में दिखेंगी, ठीक है। अब ये जो तारनुमा आकार में आपको दिख रही हैं, इनको आप डेंड्रॉन बोलते हो, और इनका भी जो छोटी ब्रांच हो गई वो हो गई डेंड्रॉइट। क्या हो गई, डेंड्रॉइट, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है, ध्यान से सुनिए, आपको क्या समझना है वो देखिए। आपने बोला डेंड्रॉन, क्या बोला, डेंड्रॉन, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इस भाग की बात करूं तो ये कौन सा भाग है, डेंड्रॉन। इस भाग की बात करूं तो ये क्या है, साइटोन। और ये वाला भाग जो दूसरी कोशिका से जोड़ रहा है ये कौन सा भाग हो गया, ये एक्सॉन। क्लियर है ये बात, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई तंत्रिका का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है, ऑप्शन ए बी सी, क्या करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में पढ़ाऊंगी आपको, कोशिका में। फिलहाल के लिए ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि तंत्रिका कैसी होती है। अब जानने वाली बात ये कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखो, मनुष्य के शरीर में अगर मैं बात करूं, मनुष्य के शरीर में लगभग 10 की पावर 14 सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, 10 की पावर 14 सेल्स होती हैं। इसका मतलब कोई नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा मैं वो बताऊंगी आपको, टेंशन मत लो। आपको हर चीज पे फोकस रखना है, नोट डाउन हर चीज करनी है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं, हर्षण कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती हैं, ठीक है। मतलब एवरी टाइम मैन्युफैक्चर चलता रहता है और वो डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। जैसे ही उनका फंक्शन पूरा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, राइट। अब ये 10 की पावर 14 में से 10 की पावर 11 माने कि 99% लगभग कह सकते हो क्या होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स भी एक तरह की क्या हैं, कोशिकाएं हैं। दोबारा सुनो, हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी कि सेल है। अब सेल बहुत तरह के होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी है, तो तुम क्या कहोगे, तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स। क्लियर मेरी बात, ठीक है। अब मैंने बोला ऐसे में बेटा गीता, अपू, कुलदीप, गौरव एक बार बताना समझ में आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं लग रहा ज़्यादा, क्योंकि मेरी कोशिश है आज मैं मैक्सिमम करवा के जाऊँ, ठीक है। टाइम बहुत कम है और बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ आपसे पूछी, तंत्रिका कोशिका का क्वेश्चन क्या बना कि शरीर की या फिर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। क्या बोलेगा, सबसे लंबी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। तो आपको आंसर देना होगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि आंसर इज न्यूरॉन। इंग्लिश में बोलेंगे तो न्यूरॉन, हिंदी में बोलेंगे तो तंत्रिका, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो मैंने बोला पहला क्वेश्चन बन गया हमारे पास ये, डन। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने बोला कि तंत्रिका से रिलेटेड और क्वेश्चन ये बन सकता है। वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से बैठो। तो मैंने बोला अगला क्वेश्चन क्या बना, देखो अगला क्वेश्चन बना कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। जैसे अगर पूछे लिविंग बींग्स की यूनिट क्या है ना, लाइफ की यूनिट क्या है, सेल। तो तंत्रिका तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे नर्वस सिस्टम की यूनिट, देखो एन
और एस मतलब नर्वस सिस्टम, समझ जाओगे। एन का मतलब नर्वस, एस का मतलब सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या बताओगे? न्यूरॉन बताओगे। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन क्या बना इसका? तो अगला क्वेश्चन इसका बन सकता है कि भाई न्यूरॉन्स भ्रूण में, भ्रूण मतलब फीटस मतलब एम्ब्रॉय, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है, तो कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए न्यूरॉन्स भ्रूण में कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये कांस्टेबल के पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कोई आरआरबी साइंस का पेपर देगा ऐसे में क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं? एक भ्रूण में एक्टोडर्म, क्या बोलते हैं बेटा? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक अलग से हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है। हमारे लायक क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुन लेते हैं। तंत्रिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स, कुछ भी कहिए, मैं हर बार न्यूरॉन्स बोलूंगी, ठीक है। न्यूरॉन्स गुच्छे में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? जहां भी ये गुच्छे में पाई जाएंगी उन गुच्छे को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? न्यूरॉन्स के गुच्छे को क्या कहते हैं? क्लियर? तो आप लिखिए न्यूरॉन्स के गुच्छे को गैंग्लिया कहते हैं। न्यूरॉन्स के गुच्छे को क्या कहते हैं बेटा? बोल दो जल्दी से। न्यूरॉन्स के गुच्छे को क्या बोलोगे? गैंग्लिया। क्या वर्ड यूज करेंगे? गैंग्लिया। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, नाम जो रहेगा वो सेम रहेगा। जहां हिंदी में नाम होगा वहां मैं अलग से बताऊंगी। क्लियर? न्यूरॉन्स के गुच्छे को क्या बोलोगे? गैंग्लिया बोलोगे। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स, ठीक है। बताओ जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। एक और क्वेश्चन इसका बनता है, आपको पता है कोशिका वो न्यूट्रिशन भी लेती है, वो डाइजेशन भी करती है, वो रिप्रोडक्शन भी करती है, यानी सेल डिवीजन भी करती है ना, हर काम करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें जन्म के बाद सेल डिवीजन नहीं होता? तो न्यूरॉन्स। समझ गए? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो जन्म के बाद जिनमें विभाजन नहीं होता? क्या बोलोगे? न्यूरॉन्स। क्लियर? बेटा न्यूरॉन्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलूँ आगे। अब एक और चीज़ हमें जो समझनी है वो मुझे यहीं पे बता देनी चाहिए, क्योंकि अगले पे हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर कहता है कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं, तो मैंने कहा कि बेसिकली हम 2 टाइप के मान लेते हैं। कैसे टाइप के मान लेते हैं? जब आप बहुत डेप्थ में साइंस पढ़ते हो तब तो आपको बताया जाएगा कि क्रेनियल और स्पाइनल 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। क्रेनियल मतलब जो ऊपर के हिस्से में मिलेंगे और स्पाइनल मतलब जो नीचे के हिस्से में मिलेंगे। तो आरआरबी की या मैं कोई साइंस के पेपर की तैयारी कर रही होती जैसे लैब असिस्टेंट वगैरह, तो उसमें पूछता कि भाई क्रेनियल में कितने जोड़े न्यूरॉन्स होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। स्पाइनल न्यूरॉन्स कितने होते हैं? तो आप कहते हैं 31 जोड़े होते हैं। लेकिन हमारे पेपर में क्या पूछ सकता है? हमारे पेपर में पूछ सकता है न्यूरॉन्स 2 तरीके के हैं। एक हो गया बेटा सेंसरी न्यूरॉन, एक हो गया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी को आप क्या बोलोगे? संवेदी। क्या बोलोगे बेटा? संवेदी, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या हो गए? तो आप कहोगे गामक न्यूरॉन्स, ठीक है, मतलब गामक तंत्रिकाएं। अब समझने वाली बात क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट से जैसे मान लो ये लेक्चर स्टैंड है, ये गर्म है, बात कर रही थी मैं तुमसे, मेरा ध्यान यहाँ चला गया, हाथ यहाँ चला गया और ये बहुत गर्म था। जैसे ही मेरा हाथ यहाँ टच हुआ, देखो इधर ध्यान से, जैसे ही मेरा हाथ यहाँ टच हुआ तो ये गर्म है। मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचाया। समझ गए? तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट से मैसेज लेके कहाँ तक पहुंचाते हैं बेटा? ब्रेन तक। बात समझ में आई? तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम किसका हुआ? सेंसरी न्यूरॉन्स का। क्लियर? अब मेरे ब्रेन ने एकदम इंडिकेशन दिया। क्या इंडिकेशन दिया? कि हाथ हटा लो, ठीक है। किसको दिया? ऑर्गन को। किसको दिया? किसके थ्रू दिया? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो समझो ध्यान से कि ब्रेन हमारे ऑर्गन तक या बॉडी पार्ट तक
इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में, जैसे तारों में करंट बहता है ना, ऐसे हमारे शरीर में करंट कैसे फैल रहा है, मैसेज कैसे फैल रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू फैल रहा है। बात समझ रहे हो? तो न्यूरॉन्स किस तरह की कोशिकाएं हो गई, बहुत लंबी लंबी कोशिकाएं हो गई। हमारे शरीर में कैसे फैली हुई हैं, जैसे हमारे घर में तार की फिटिंग हुई है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में इसकी फिटिंग है। ठीक है जी भाई, वेरी गुड इवनिंग। रोशनी रानी, गीता, जल्दी से बता दो समझ में आ रहा है? मैंने अभी बेटा ये स्टार्ट किया है, यहाँ से आज हम मानव शरीर से संबंधित जितने भी तंत्र हैं उनको रैपिड तरीके से पढ़ेंगे, अपने पेपर की तैयारी करेंगे। पहला मैंने ऊपर से उठाया बिल्कुल नर्वस सिस्टम से, फिर इस तरीके से धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। क्लियर? तो मैंने कहा केंद्रीय नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, और परिधीय। तो परिधीय में क्या पढ़ा? न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा बेटा? न्यूरॉन्स के बारे में। अब आ जाती है दूसरी बात किसकी? केंद्रीय। केंद्रीय में सबसे पहले क्या नाम लिखा था? देखो ध्यान से इधर बोर्ड पे, बोर्ड तुम्हारे आंखों पे छप जाना चाहिए। क्या लिखा है? मस्तिष्क। तो इसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन किस में से पूछे जाते हैं बेटा? मस्तिष्क में से। तो चलिए सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल आई हैव टू ड्रॉ दिस। ठीक है, अब मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइट? लेकिन अगर हम ब्रेन का जनरल डायग्राम उसको समझने के लिए बनाते हैं तो दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? तो मैंने कहा कि अब हमें पढ़ना है ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, राइट? ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। अब जब ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें मस्तिष्क के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो इधर पहला क्वेश्चन बनेगा, मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? क्या बोलेगा? मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो आप कहोगे औसत भार मतलब कि एवरेज वेट 1400 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा? महिलाओं में 1150। कितना कहोगे? 1150। अब बहुत हंसी आ रही होगी इस बात पे, है ना? अब जरा सुनो, ब्रेन ना ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। इंटेलिजेंसी क्या होती है? हमारी क्षमता होती है। महिलाओं के अंग पुरुषों की अपेक्षा, मतलब पुरुषों से जब कंपेयर करते हैं तो छोटे, हल्के और नर्म होते हैं। पुरुषों के शरीर के जितने भी अंग हैं, कैसे पता चलता है? हड्डी से या किसी ऑर्गन से कि ये मेल का होगा कि फीमेल का होगा। तो मेल के ऑर्गन बड़े, हार्ड, ठीक है, बड़े, हार्ड और भारी होते हैं। महिलाओं के कैसे होते हैं? सॉफ्ट, छोटे और हल्के होते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ छोटी है ना, सॉफ्ट है, तो उसका वेट भी कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल किसकी बात की जा रही है? भार की बात की जा रही है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी इस चीज़ को ना समझे, गलत ना लेके जाए। धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है, ठीक है, उसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं। चलो आगे चलते हैं। आपने बहुत जगह 1350 भी पढ़ा होगा, 3 पाउंड भी पढ़ा होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑन एन एवरेज। देखो क्या लिख के दे रहा है? औसत भार। तो औसत भार क्या बताओगे? 1400 ग्राम बताओगे। क्लियर हो गई ये बात? मैंने भी पढ़ा है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना होगा? एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन औसत भार लिखेगा तो 1400 आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए और दूसरी चीज सुनते हैं। देखो मैंने कहा ना, महिलाओं में जैसे मैंने 1150 कहा, ऐसे ये क्या होगा? परसेंट टू परसेंट चीज़ें वेरी भी तो करती है ना। कईयों में जब हार्मोन्स थोड़ा सा मान लो एंथ्रो हार्मोन्स या मतलब इस तरह के हार्मोन्स जो पुरुष हार्मोन्स है, अगर वो किसी फीमेल में थोड़ा सा इस तरह के हार्मोन्स होंगे तो वो कई महिलाएं बिल्कुल पुरुषों के कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें दिखाई देते हैं। अभी हम उन पे भी चलेंगे, हार्मोन्स पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करूंगी जो मस्तिष्क के क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो मैंने कहा कि मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जी? 3 भाग में डिवाइड करके। देखो सबसे आगे का भार जो होगा, आगे का भाग, उसे बोलेंगे फोर ब्रेन। क्या बोल दोगे? आपको बोलना है साथ साथ, अगर याद करना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है।
फोर का मतलब होता है अग्र और ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क, तो हिंदी में क्या बोल दिया, अग्र मस्तिष्क। फिर मैंने बोला एक होता है बेटा मिड ब्रेन, ठीक है, क्या हो गया, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और एक हो गया बेटा जो पीछे का हिस्सा है यानी कि हाइंड ब्रेन। जब मैंने स्केलेटन सिस्टम बताया था तो समझाया था ना, हाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे वाले, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। आगे जब इसका क्लासिफिकेशन और करेंगे तो सबसे पहली चीज तीनों में से, देखो इधर, तीनों में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, फोर ब्रेन होगा। और फोर ब्रेन को भी हम तीन हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में बांटेंगे, तीन हिस्सों में। कई जगह दो हिस्सों में होता है, कई जगह तीन हिस्सों में होता है। तो मैं फाइनल आपको तीन क्यों करा रही हूँ, क्योंकि मेरे को डाइएन्सेफेलोग्राम बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ। आपको तीन पढ़ना है जिनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। क्लियर है मेरी बात, तो प्लीज इस चीज को समझिएगा। एक हो गया सेरिब्रम, बोलिए जल्दी से, जैसे मैं बुलवा रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि मेरी ट्रिक मेरे उच्चारण में छुपी होती है, ठीक है, चाहे मैं साइंस पढ़ाऊँ चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ। डन। फिर मैंने कहा दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, थैलेमस। बोलो दोबारा से, थैलेमस। फिर क्या बोलोगे बेटा, हाइपोथैलेमस। क्या बोल दोगे, हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गई ये बात। चलिए फिर दूसरा पार्ट क्या था हमारा, मिड ब्रेन, है ना, और तीसरा पार्ट था हाइंड ब्रेन। अब मुझे हाइंड ब्रेन को भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा जरा देखो। एक को मैं बोलूंगी सेरिबेलम, क्या बोलूंगी बेटा, सेरिबेलम, राइट। और एक को मैं बोलूंगी मेडुला ऑब्लंगेटा, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, राइट, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। चलिए अब एक बार देख लें कि ये हमारे मस्तिष्क में कहाँ कहाँ है, ठीक है। थैंक यू अप्पू। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमें क्या देखना है, फोर ब्रेन कौन सा हिस्सा है, मिड ब्रेन कौन सा है, हिंड ब्रेन कौन सा है, ठीक है। तो देखो पिक्चर के थ्रू कैसे दिमाग में छपना चाहिए। अब आ गए हम पिक्चर पे, आगे का हिस्सा ये है, राइट, ये जो पूरा बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये आगे का हिस्सा है, तो ये कौन सा ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन हो गया। तो मैंने इसे इस कलर से लिख दिया कि भाई ये सारा हमारा अग्र मस्तिष्क है। मैंने वहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ मैं हिंदी में लिख देती हूँ, दोनों स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है बेटा। अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन। डन। अब मैंने कहा कि इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस रेड एरिया की, इस रेड एरिया की, तो ये ब्रेन के बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है आपको, और बीच में है तो मैं इसका नाम क्या रख दूं बेटा, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। क्या नाम रख दूंगी, बोलो, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब उसके बाद बात आ गई कि ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल पीछे का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा ये वाली शेप देखो जल्दी से, ये वाली शेप देखो, ये आपको किस तरह की दिखाई दे रही है। इसको देखते ही आपके मन में क्या आ रहा है कि ये किस तरह की है, कैसी, बोलो, पाइनएप्पल जैसी लग रही है। अच्छा और, अरे यार मैं तो बचपन में साइकिल चलाई वो एटलस की, वो ऐसे करके घंटी सी हुआ करती थी एक, ठीक है। तो मैंने तो जब देखा ना तो मेरे माइंड में एकदम घंटी आया। क्या आया, घंटी। घंटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल। बस यही याद रखना है, क्यों बोला मैंने अब समझ में आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। कौन सा, कैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसा हम सोचेंगे वैसी सामने वाली चीज दिखाई देगी। अपनी रामायण में भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। समझ गए। अब आगे चलते हैं। मैंने बोला कि ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है जरा एक बार देखते हैं। मैंने बोला चल ब्लू कलर से करते हैं, राइट। ये वाला जो शेडेड एरिया है, राइट, ये वाला, ये क्या है। तो आपने कहा मैम ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। क्या है बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर हो गई बात, मेडुला ऑब्लंगेटा। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, अब हमें उसका सारा फंक्शन जानना है। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि आपको इसका फंक्शन पता है या नहीं पता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा भाग होता है सेरिब्रम, क्या होता है, सेरिब्रम, ये वाला भाग यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है।
अब जैसे ही हमने इसे सेरिब्रम बोला तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब परत होती है, ठीक है, जैसे फोल्डेड होता है, समझ गए। तो आपको कभी भी आपने डायग्राम देखा होगा तो आपने इस तरह देखा होगा कि इस तरह का डायग्राम बना होता है ना, राइट। ये क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लोब्स। क्लियर हो गई ये बात। चलिए यहां तक समझ में आती है अगर बात, तो अब हम चलेंगे आगे। सबसे पहले यहां पे हड्डी है। क्या है बेटा, हड्डी, जिसे आप खोपड़ी बोलते हो। क्या बोल देते हो, खोपड़ी। अब वो हड्डियां कौन सी हैं, तो आप कहोगे, जहां पे आपने लिखा था कि भाई, यहां पे लिख देती हूं मैं, एक काम करती हूं यहीं पे लिख देती हूं, हड्डी जिसे आप कहेंगे कपाल। क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे कपाल, तो इंग्लिश में बोलेंगे क्रेनियम। क्या बोलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, बताइए मस्तिष्क किन हड्डियों में सुरक्षित होता है। क्या बोलेंगे, क्रेनियम। क्या बोलेंगे, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, क्रेनियम में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो आप जल्दी से बता दो कितनी हड्डी पाई जाती हैं। ये मैंने स्केलेटन सिस्टम में करवाया था, समझ गए ना। पिछली ही क्लास में मैंने स्केलेटन सिस्टम, जब हड्डियों के बारे में बताया था, तो ये बात बताई थी कि ये जो हमारा, देखो हमारा ब्रेन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हो क्यों, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंपिंग। अब ये पंपिंग की इंडिकेशन, कमांड कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, राइट। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड के बिना या स्क्रीन के बिना काम चल सकता है, लेकिन सीपीयू के बिना, तो ऐसे ही इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। समझ गए। ऐसे हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, बिल्कुल मेन ऑर्गन है। अब ये मेन ऑर्गन है तो इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और अगर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है तो इसका मतलब, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है इसका मतलब, सर इसे ठीक कर लो, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सख्त हड्डियों में क्रेनियम के अंदर स्थित है, ठीक है। अब खाली हड्डियों से इसकी सुरक्षा नहीं होगी, इसकी सुरक्षा के लिए और क्या क्या है वो जान लो। इसकी सुरक्षा के लिए एक बाहरी आवरण, एक झिल्ली है। ये जो रेड कलर की आपको ब्लैक के साथ साथ दिखाई दे रही है ना बेटा, ये झिल्ली है। जैसे आप किसी चीज़ को, अगर आपकी मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो आप उसको ऐसे ही नहीं रखते, आप उसको लेमिनेट करवा के रखते हो। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये खराब हो जाएगी तो आप उसे पन्नी चढ़ा के रखते हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर एक झिल्ली है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो झिल्ली है, ये जो रेड कलर की झिल्ली है, ये क्या है बेटा, मेनिंजेस। क्या है, बोलो, मेनिंजेस, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क किस में सुरक्षित रखा है, आप कहोगे कपाल के अंदर, मेनिंजेस में। समझ गए। अब इनके बीच में एक फ्लूइड मतलब लिक्विड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड, एक लिक्विड होता है जिसे आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हो, जिसकी वजह से, मतलब मेनिंजेस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सब क्या करते हैं, कोई भी आघात, कोई भी चोट एकदम से ना पड़ जाए, इसीलिए। दूसरी चीज़ आपने देखा, स्केलेटन सिस्टम हमें सेफ्टी प्रदान करता है। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम में क्या आता है, मैंने उस दिन बताया था आपको, हमारे बाल और नाखून आते हैं। अब यहाँ पे बाल क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये है, ठीक है। जितने भी हमारे सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हेयर ग्रोथ आपको एज कंपैरेटिव टू होल बॉडी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात। दूसरी एक और चीज़ समझेंगे, क्या, तो मैंने, हाँ जी, इसे मेनिंजेस बोलेंगे। तो दूसरी और चीज़ हम क्या समझ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम हमारी क्या करता है, सेफ्टी करता है। क्लियर हो गई बेटा बात। अब आ जाओ दूसरी बात पे। फिर मैंने कहा कि यहाँ तक क्लियर है, कब 1 सेकेंड का ब्रेक मिलेगा, बस 1 सेकेंड। आवाज आ गई अब, एक बार बताओ, चलो, थैंक यू सर। अब मैंने कहा कि सबसे पहली चीज क्रेनियम में है, क्रेनियम के अंदर क्या है, मेनिंजेस है, मेनिंजेस के अंदर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और फिर उसके अंदर जाके हमारा क्या आएगा, मस्तिष्क आएगा, ठीक है। मतलब कि इसकी सेफ्टी पूरी पूरी करी हुई है। अब बात आ जाती है कि इसका जो आगे का हिस्सा है, यानी कि फोर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा जो आया, जिसमें बहुत ज़्यादा लोब्स हैं, मतलब के परत हैं,
उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। क्लियर है ये बात? अब हम देखते हैं एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा। बेटा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य की चतुराई का केंद्र क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसका मतलब क्या है समझो, बोलो एक बार सेरिब्रम। जैसे ही बोल रहे हो ब्रह्म, वैसे ही मेरे माइंड में आ रहा है ब्रह्म। क्या आ रहा है? और ये मेरी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। क्या हो गई बेटा? और मैंने क्या ट्रिक बनाई, जरा ध्यान से सुनना, कि चतुर व्यक्ति को कभी भ्रम नहीं होता। क्या बोल रही हूं बेटा? चतुर व्यक्ति को कभी भ्रम, तो हमेशा याद हो जाएगा कि चतुराई मतलब इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो यू विल से इट इज सेरिब्रम। क्लियर है? दूसरी चीज और क्या कहोगे आप? दूसरी चीज ये कह सकते हो कि मैम अगर हमसे पूछे कि मनुष्य किस वजह से सोच पाता है, किसी समस्या का समाधान कर पाता है, तो हर चीज चतुराई के अंदर ही आ गई। इसका मतलब बहुत सारी किताबों में क्या लिखा होगा कि हम फोर ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, उसमें सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम की वजह से मनुष्य किसी चीज को याद कर पाता है, किसी चीज को पहचान पाता है, किसी चीज को समझ पाता है, किसी चीज का समाधान कर पाता है। एट द एंड हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। इज दैट क्लियर? कैसे याद किया? ब्रह्म कभी भी, क्या बोला? चतुर व्यक्ति को कभी क्या नहीं होता? भ्रम नहीं होता। ये क्या हो गई? हमारी ट्रिक हो गई। क्लियर है? हमेशा याद रहेगा। अगला वर्ड देखो क्या लिखा है, बोलो थैलेमस। दोबारा बोलो। जैसे ही बोल रहे हो थैलेमस, वैसे ही माइंड में क्या आ रहा है? थर्मस आ रहा है। तो बोलो ना, घबराना क्या है, उसी से ट्रिक बनाएंगे। तो मैंने कहा थैलेमस, थर्मस। ठीक है, अब थर्मस का यूज हम क्यों करते हैं? तो मैंने कहा देखो थर्मस का यूज हम करते हैं कि भाई गर्म चीज गर्म रहे, ठंडी चीज ठंडी रहे, है ना। तो बस हमें यही याद रखना था कि हमें किसी भी चीज़ की संवेदना जो होती है कि ये गर्म है, ठंडा है, या चोट लगने पर जो दर्द होता है, संवेदना ही तो है ये। तो ये किस वजह से हो रही है? तो आप क्या कहोगे? थैलेमस की वजह से पता चलता है। अगर थैलेमस नहीं होता तो हमें ठंडा गर्म कुछ भी पता नहीं चलता। क्लियर है ये बात? तो कैसे याद करोगे? थैलेमस मतलब थर्मस। चलूं बेटा आगे, ट्रिक याद रहेगी। थैलेमस मतलब थर्मस, और थर्मस में क्या रखते हैं? ठंडा गरम। बेटा वीरेंद्र, रोशनी, गीता, नरेंद्र, नवीन, अपू, एक बार सभी लोग बताओ क्लियर हो रहा है बेटा? आगे चलूं। अब आ गई बात हाइपोथैलेमस। अब बोलो दोबारा हाइपोथैलेमस। अब हम थर्मस की ट्रिक तो एक बार बना चुके, दोबारा तो नहीं लगा सकते, तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी। बेटा देखो ये क्या लिखा है? एच। क्या लिखा है बेटा? एच से हाइपो बोलो, और एच से हार्मोन। क्या बोला? एच से हाइपो, एच से हार्मोन। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम किसको बेटा? हार्मोन्स को नियंत्रित करने का। दैट मीन्स इंग्लिश में आप कहोगे टू कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द सेवरल ग्लैंड्स, राइट। तो उसके लिए आप कहोगे हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर में हार्मोन्स का किस ग्रंथि में से कितना स्त्रावण होना चाहिए, कितना सिक्रीशन होना चाहिए, उस चीज को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा ये तो हो गई एक बात। एच का मतलब हाइपो, एच का मतलब। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? अब आप भूख को क्या बोलते हो? हंगर। क्या बोलते हो बेटा? हंगर। और प्यास को क्या बोलते हो? थर्स्ट बोलते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है एच से हंगर, एच से हार्मोन, और एच से हाइपो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। सेम क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चल दूं आगे। पहला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पिक्चोरियल वे में कि ये सारा जो एरिया था जिसमें लोब्स थे, ये सेरिब्रम था। इंटेलिजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सबसे बड़ा पार्ट भी यही है। लेकिन अगर मैं कहती कि ये वाला पार्ट, तो आप कह देते कि मैम ये क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि नीचे होगा तो हाइपो वर्ड यूज करेंगे, समझ रहे हो ना। हमेशा ध्यान रखना, नीचे की चीज के लिए हाइपो, ऊपर की चीज के लिए हाइपर। इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, साइंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ, ये आपका क्या हो गया? थैलेमस हो गया। तो आपको दोनों के फंक्शन समझ में आ गए? कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा क्लियर है। चलो थैंक यू कुलदीप। अब ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे।
पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह में पढ़ेंगे वीरेंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ नहीं पढ़ेंगे। होने को मैं ये भी बता सकती हूँ कि हाइपोथैलेमस के अंडर ही आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गई, सबसे छोटी और मास्टर ग्रंथि हो गई, जिसमें से आप जो सारे ग्लैंड्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या ये कह सकते हो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी में से हमारे मेन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो मैं एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगी, देखो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, तो मैं ग्लैंड्स को ब्रेन के ऑर्गन में या पार्ट में मिक्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है बेटा, आई होप आप समझ रहे हो। चलिए अब इतना हमें समझ में आया, अब हम चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है, मिड ब्रेन, क्या लिखा है, अच्छा देखो जरा मिड ब्रेन कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ से अगर मैं सिधाई दूं तो यहाँ हमारी कौन सी ऑर्गन होती है, आंख होती है। आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा यही की यही अगर मैं हमारी ऑर्गन बनाती तो क्या दिखाई देता, कान, तो कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो आपको इस मिड ब्रेन की सिधाई में आगे क्या दिख रहा है, पीछे क्या दिख रहा है बेटा, कान। तो आपको बस क्या याद रखना है, सुनो, मिड ब्रेन हमारे देखने व सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। दोबारा बता दूं, क्या बोल रही हूं, सुनो, मिड ब्रेन हमारे देखने व सुनने की क्षमता को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। क्लियर है ये बात। चलिए इसमें डेप्थ में जाएं तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसके अंदर आएगा, ऐसा भी पूछ ले, तो ये साइंस के जो पोस्ट स्पेसिफिक होंगे वहाँ पूछेगा। तो वैसे भी मिड ब्रेन के अंदर आप क्या कहेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर विजुअल एंड ऑडिटरी एबिलिटी, राइट, यानी कि जिसकी वजह से हम देख पाते हैं और सुन पाते हैं। क्लियर हो गई ये बात सबको, ठीक है। मैंने कैसे याद किया था वो भी बता देती हूँ, है ना। तो मैंने याद किया था कि देखो मिड ब्रेन, तो ये होता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ तो होती है शिव जी की तीसरी आंख, और आंख की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, देखने की या सुनने की। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका मैंने जो आपके लिए बनाया वो इजी है कि ये मिड ब्रेन है, आगे आंख पीछे कान, तो इसका मतलब देखना और सुनना कौन संभाल रहा है, मिड ब्रेन। तो विच एवर इज इजी फॉर यू, यू जस्ट ग्रैब इट, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं, सेरिबेलम, क्या लिखा है, अच्छा ये क्या वर्ड था, बेल, ठीक है। इसका मतलब ये जो बेल बनी हुई है ये कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम। क्लियर है ये। हमने कैसे याद करना है कि इसका क्या फंक्शन है, राइट। एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों ऑप्शन में देता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सिमिलर सिमिलर से लगते हैं, वो RUM ये LUM, इतना ही तो फर्क है, र और ल का ही तो फर्क है। तो कैसे याद करेंगे कि हम चल रहे थे, क्या चल, हम आराम से रास्ते पे चल रहे थे, अपनी मस्ती में चल रहे थे, पीछे से किसी ने बेल बजाई, क्या बजाई, बेल बजाई, हम एकदम एक्टिव हो गए, सतर्क हो गए, जैसे साइड हो गए, ऐसे हो जाता है। हम सो रहे थे आराम से, एकदम से अलार्म की क्या बजी, बेल बजी, हम एकदम एक्टिव हो गए, उठ गए, ठीक है। तो हम अपने शरीर का पोस्चर, मतलब कि हमारी बॉडी का पोस्चर, मतलब आप कह सकते हो शारीरिक मुद्रा, कब चेंज कर रहे हैं, बेल बजने पे। कब चेंज कर रहे हैं, अच्छा स्कूल में जाते थे, बेल बजती थी, एकदम असेंबली की बेल बज गई तो उठ गए, बैठ गए, तो किस वजह से हमारी बॉडी हम चेंज कर रहे हैं, बेल की वजह से। ये याद करना है आपको, ये ट्रिक है, ऐसा होता नहीं है, ये ट्रिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। हम चेंज कब करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। अगर मैं सुबह से शाम तक ऐसे खड़े होकर पढ़ाती हूँ तो मेरे पाँव में दर्द होगा, राइट। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरा माइंड ब्रेन क्या करेगा, सेरिबेलम क्या करेगा, मुझे इंडिकेशन देगा कि आप एक पैर को थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, है ना, या आप इसका क्या कर लो, सहारा ले लो। भाई आप जब सोते हो तो कई बार करवट लेते हो, जब तक करवट लेते हो जब तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आ जाती। और छोड़ो, एक इतना सा एक गेट बना हुआ है, आपको अगर पार जाना है तो आप ऑटोमेटिकली झुक जाओगे। दैट मीन्स आपने अपनी बॉडी को क्या किया, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग। ये अडेप्शन किसने किया, सेरिबेलम ने किया। गॉट द पॉइंट। किसकी वजह से आपकी शारीरिक मुद्रा चेंज हो रही है, बेल की वजह से, तो सेरिबेलम याद कर लोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने कहा वेरी गुड, बॉडी बैलेंसिंग, बिल्कुल ठीक है। तो बेल बजी तो हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, आप कह सकते हो शरीर की मुद्रा चेंज कर ली, ठीक है। शरीर की मुद्रा क्या कर ली, चेंज कर ली, या नियंत्रित कर ली, या बदल ली, ठीक है जी। शरीर मुद्रा लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज बॉडी पोस्चर। क्लियर हो गया बेटा। चलूँ आगे, चलिए कम टू नेक्स्ट। अब लिखा है मेडुला ऑब्लेंगेटा। अब ये क्या काम करेगा,
पहली चीज, अगर एग्जामिनर को बच्चे की बेसिक नॉलेज चेक करनी है तो बेसिक क्वेश्चन बनाएगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा, सुनो ध्यान से। वो कहेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करता है। तो ये मस्तिष्क है और यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कर रहा है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, अब बनाएगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। नींद में भी कौन सा मस्तिष्क का भाग क्रियाशील रहता है। अब नींद में भी क्या चलता रहेगा, हम सांस लेते रहेंगे, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर चलता रहेगा, हार्ट बीट चलती रहेगी, तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब जो काम चलता रहेगा वो कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखो, मैं मेडुला ऑब्लंगेटा के लिए यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख रही हूँ, एक बार ध्यान से समझिए। जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन करा रही हूँ, मेरे को माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत डेप्थ में जाकर आपको इस टाइम पे नहीं पढ़ा सकती हूँ। मैं सबसे पहले आपका सिलेबस कवर करने के लिए आपके माइंड में एक पिक्चर सेट कर रही हूँ। अब आप जब बुक रीड करोगे, अब आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा और आप रिलेट करके उसमें अपनी नॉलेज को ऐड करते चले जाओगे। लेकिन जिस बच्चे को पता ही नहीं कि सेरिब्रम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, वो बच्चा अगर मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगी तो इस टाइम पे घबरा जाएगा। बेटा लास्ट मोमेंट पे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करोगे और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा होगा। अगर आपको इन केस बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, आप जो लेवल कहोगे मैं करा दूंगी। बट मैं फिलहाल बिल्कुल टारगेट है मेरा कांस्टेबल पे, और उसके बाद कांस्टेबल का पेपर होते ही मैं इसमें चीज़ें ऐड कर दूंगी एसआई के अकॉर्डिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत स्पष्ट बोल रही हूँ, मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है कि मेडुला ऑब्लंगेटा क्या नियंत्रित करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो आप कहोगे कि मैम बीपी यानी कि रक्तचाप, रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर, और हार्ट बीट यानी कि हमारा हृदय स्पंदन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनको कंट्रोल करता है, कौन करता है, इनको क्रियाशील रखता है, कौन रखता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन इसी में से क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि बीपी को कंट्रोल करने वाली या बीपी को मेजर करने वाला यंत्र कौन सा है। तो आप कहेंगे मैम नॉर्मल बीपी होता है 120/80, ठीक है। इसको mmHg में लिखते हैं, मिलीमीटर Hg किस लिए यूज हुआ बेटा, पारा के लिए यूज हुआ, ठीक है। पारा मतलब मरकरी। तो आप कहते हो कि मैम इसे हम किससे किससे डिनोट करेंगे, किससे मेजर करेंगे, तो वर्ड इज स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है जी। स्पेलिंग बेशक अलग हो सकती है लेकिन हिंदी में इस प्रकार से लिखा होगा, आपको मिल जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्लियर है जी, डन। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अच्छा रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। अगर नॉर्मल बीपी हम कहेंगे ये होता है 120/80, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये 120/80 होता है mmHg, देखो जहाँ पे बायो नेम्स की ज़रूरत पड़ेगी वीरेंद्र मैं बता दूंगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि हम कहाँ पे डाई एनसीफेलोग्राम यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम उसे कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी पहले आपको जनरल वर्ड्स बता रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अब मैंने बोला रेस्पिरेशन रेट, क्या बोला जी, रेस्पिरेशन रेट। अब रेस्पिरेशन रेट की बात करेंगे तो सामान्य तौर पर हमारा रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, हाँ 72 आपका हार्ट बीट होता है पर मिनट। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र, स्टेथोस्कोप। इजी था लेकिन माइंड में नहीं आया, जुबान पे नहीं आया, कमी पता चल रही है, ठीक है। ऐसा ही होता है, आता है लेकिन उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन रेट क्या है, प्लीज बताइए। रेस्पिरेशन रेट हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। अब हम ऐसे
ऐसे करके नहीं देख सकते, क्योंकि इसे हम सांस लेना नहीं, इसे ब्रीदिंग सांस लेना बोलेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे में बायोकेमिकल प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है कि बेसिकली हम 15 से 17 बार, ठीक है, 15 to 17 टाइम्स पर मिनट रेस्पायर करते, ठीक है। क्लियर हो गई बात? 15 to 17 टाइम्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? अब दूसरी चीज सुनिए, बिल्कुल ठीक है मुकेश ढाका, वेरी गुड, ठीक है। 15 से 17 एग्जैक्ट लिख देंगे, 16 से 18 ठीक पढ़ा है आपने, गलत नहीं पढ़ा है। चलें आगे। अब चलिए, अब यहाँ तक जब हमने पढ़ा इन सब के बारे में, ठीक है, सो उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे, इसी में एंडोक्राइन सिस्टम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो, नहीं उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड का और बता देती हूँ, रह ना जाए कुछ। देखो इधर, स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, मेरु रज्जु कैसा है, मैंने कहा कि इस तरह जो धागा नुमा हमारे मेरुदंड में से निकल रहा है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड किस लिए फेमस है, यानी कि किस लिए ज़रूरी है? तो आप कहते हैं इट इज़ मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस। किसके लिए? किसके लिए? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होता है? स्वाभाविक क्रियाएं, ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स जो आप करते हो अपने एनवायरनमेंट में। क्लियर है ये बात? और अगर कोई पूछ ले रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में किसने बताया था, तब आप कहिएगा कि हमें मैडम ने नहीं बताया था, मार्शल ने बताया था। किसने बताया था? क्लियर है ये बात? प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हमें किसने बताया था? मार्शल ने बताया था। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब एंडोक्राइन, डेप्थ में सारा मैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर करा दूंगी, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपके माइंड में एक इमेज पूरी बायो की जो हमारे लिए ज़रूरी है वो बना रही हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ बार बार कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। अंतःस्त्रावी तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्त्रावी तंत्र। अब अंतःस्त्रावी तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? हम एक्चुअली ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जहां भी आप ग्रंथियों की बात करेंगे, जहां भी आप किसकी बात करेंगे? हाँ 16 से 18 बिल्कुल ठीक है। लो मैं चेंज कर देती हूँ, मैंने कहा अभी कि गलत नहीं है बेटा, वो 15 से 17 लिखो, मतलब लगभग आप बिल्कुल नियर थे, फिर भी एग्जैक्ट बता देती हूँ, बस टाइम्स लिख देती हूँ। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे? 16 से 18 बार पर मिनट, ठीक है। चलूं आगे, नेक्स्ट देखो। अब मैंने कहा कि ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। ग्रंथियों में जब भी आप पढ़ेंगे तो इसको आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहले हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स 3 तरह की होती है, लेकिन पहले आप 2 समझिए। एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है बेटा एक्सोक्राइन। एक कौन सी है? एंडोक्राइन, और एक कौन सी है? एक्सोक्राइन। देखो एंडो मतलब अंदर, तो आपने वर्ड क्या लिख दिया? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। क्लियर है? और एक हो गया एक्सो, तो वो क्या हो गया बेटा? बहिर्स्त्रावी, ठीक है, दैट इज बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां। अब हमें दोनों में डिफरेंस समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस को आप बोलते हो नलिकाहीन। क्या बोल देते हो? नलिकाहीन। क्या मतलब है इस बात का? हमने बड़ा कूलर लगाया, छत पे रख दिया और कमरे में हवा है, इसके लिए क्या लगा दी? डक्ट लगा दी। लगवाते हैं ना, तो डक्ट मतलब क्या होता है? नलिका होता है। समझ रहे हो इस बात को?
तो अगर जिसमें नलिका नहीं है वो कैसी हो गई? डक्टलेस। इसका मतलब ये कौन सी ग्लैंड हो गई? डक्ट ग्लैंड हो गई। कौन सी ग्लैंड हो गई? हिंदी में क्या बोलोगे? नलिका युक्त। समझ में आ रहा है? ग्रंथियां कितने तरह की बोलो? दो। कौन कौन सी? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब मैंने कहा कि ये जो नलिकाहीन हैं इनमें से हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? अब ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएंगे, है ना? क्या करेंगे? डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएंगे। और ब्लड में हार्मोन्स को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। कौन करेगा? समझ गए? लेकिन मैंने कहा कि ये जो डक्ट ग्लैंड्स हैं इनमें से जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यानी कि दे सिक्रीट जूसेस, यानी कि रस निकलते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए फिर मैंने कहा आपको वीरेंद्र बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, रुक जाओ, मैं अभी डिजीजेस के चैप्टर में वो कराऊंगी। आप हर चैप्टर को मिक्स करके आपने पढ़ा है, शायद आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आई एम सो सॉरी, ठीक है, लेकिन मैं जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ। हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉपिक को बिल्कुल अलग अलग किया है। अब अगर मैं डिजीजेस को इसमें उठा लूँगी तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैंने डिजीजेस को बिल्कुल अलग किया और आज की ही क्लास में करेंगे। मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्लास जितना लंबा हो सकता है उतना ले लूँ, ठीक है? सो आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। जो पढ़ा रही हूँ ना उस पर ध्यान रखो, एक्स्ट्रा नहीं, प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम। तो मैंने कहा कि जो डक्ट ग्लैंड है उनमें से क्या निकलेगा? रस निकलेगा। अब रसों में क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? क्लियर हो गई ये बात? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब पोषक तत्व बताए थे कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि हार्मोन्स और एंजाइम्स किसका परिवर्तित रूप है? किसका परिवर्तित रूप है? हो गई दप्पा? प्रोटीन्स का। किसका? समझ गए? तो मैंने कहा हार्मोन्स और एंजाइम्स किसका परिवर्तित रूप है? प्रोटीन्स का। अब हार्मोन्स किस में से निकल रहे हैं? ठीक है, और जब भी आप ग्रंथि वर्ड पढ़ोगे तो आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि उसमें से क्या निकलेगा? रस। और रसों में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। ठीक है, तो एक्चुअली हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कौन संभाल रहे हैं? हार्मोन्स और एंजाइम संभाल रहे हैं। जो हमने खाया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, बॉडी में एब्जॉर्व किया, किसके थ्रू? एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। सो बोथ प्ले वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? इसका मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऐसी ग्रंथियां और उनमें से निकलने वाले हार्मोन्स। अब मैं क्या करूंगी, जनरल सेंस में आपको ये पढ़ा के ट्रिक के थ्रू आपको बस याद करा दूंगी कि किस में क्या आएगा। राइट? चलिए, तो मैंने कहा एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की। किसकी की जी? अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलोगे? पीयूष ग्रंथि। क्या बोल दोगे? पीयूष ग्रंथि। अगर मैं पीयूष ग्रंथि की बात करूं, किसकी बात करूं? पीयूष ग्रंथि की बात करूं, तो अब हमें समझना है कि इसके क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, क्या बोल रही हूं? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर पूछ ले मास्टर ग्रंथि, तो सबसे छोटी मतलब आप कह सकते हो सबसे छोटी और सबसे जरूरी। तो मास्टर ग्रंथि भी किसको कहेंगे? मास्टर ग्लैंड भी किसको कहेंगे? पीयूष ग्लैंड को कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे। ठीक है बेटा, इसका भार 0.6 ग्राम होता है। लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम। और ये कौन सी हड्डी में मिलती है? कहाँ पे स्थित होती है? मतलब कौन सी हड्डी के मतलब बीच में स्थित होती है, एक हॉलो स्पेस में? तो आप कहोगे स्फेनॉइड हड्डी। कौन सी हड्डी? स्फेनॉइड हड्डी। हमारे मस्तिष्क की और नाक की हड्डी के बीच में जो जगह होगी वहां पे मिलेगी कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? अब मैंने कहा कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड और 0.6 ग्राम इसका क्या हो गया, वजन हो गया। इसका दूसरा नाम क्या हो गया बेटा, इसका दूसरा नाम हो गया सेल टर्सिका। क्या नाम हो गया, सेल टर्सिका, बिल्कुल छोटी सी सेल टर्सिका। अब इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, मेन मुद्दा क्या आ गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमें पढ़ना है एसटीएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन, ठीक है, और एडीएच हार्मोन। ठीक है, ये चारों हार्मोन्स का कैसे क्वेश्चन बन सकता है अब एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो इधर एसटीएच हार्मोन, आपको याद रखना है इसका नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अगर मैं बात करूं हमें कैसे याद होगा, तो आपको याद रखना है कि ये क्या काम करेगा। आपने देखा होगा कईयों की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कईयों की बहुत कम हो जाती है, कईयों की एवरेज हो जाती है, राइट। तो एक्चुअली हार्मोन जिसकी वजह से हमारी हाइट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर पे, यानी कि हमारी ग्रोथ पे, जिसे आप क्या बोलते हो, वृद्धि बोलते हो। तो ग्रोथ पे यानी कि वृद्धि पे, वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप क्या बोलोगे आज के बाद, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। शॉर्टकट में क्या बोल दोगे, जल्दी बोलो, एसटीएच हार्मोन। क्या बोल दोगे, एसटीएच हार्मोन। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या क्वेश्चन बना जरा एक बार देखते हैं। तो मैंने बोला एक सेकेंड, ठीक है। अब आपको अगर पूछ ले कि किसी की बॉडी में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज़्यादा हो जाए, एसटीएच क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे खली टाइप, राइट। तो आप इसे बोलोगे कि मैम उसे गिगेंटिज्म हो गया, जाइंट हो गया, तो क्या हो गया, गिगेंटिज्म। ठीक है, समझ गए इस बात को। भीमकाय शरीर होना, विशालकाय शरीर होना, उस बीमारी को क्या कहोगे आप, गिगेंटिज्म कहोगे। कई बुक्स में आपके पास क्या लिखा होगा, एक्रोमिगली लिखा होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, गिगेंटिज्म। मैंने कहा कि अगर मान लो एसटीएच हार्मोन क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए, तो फिर क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैम बौनापन होगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, डॉर्फिज्म। ठीक है, क्या होगा, डॉर्फिज्म यानी कि बोनापन। ये क्या हो गया, शरीर का बढ़ना यानी कि विशालकाय होना, और ये क्या हो गया, बोनापन हो गया। ठीक है, तो बताओ बोनापन किसके कारण होगा, आप कहोगे एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन बना सकते हो ना, टू द पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बता दीजिए, रोशनी, मुकेश, एक बार प्लीज बता दो। आगे चलते हैं बेटा, अगला है जीटीएच हार्मोन। अब जब भी कभी मेरा एनालिसिस कहता है कि जब भी कभी गोनाडो वर्ड लिखा होगा, क्या वर्ड लिखा होगा, यानी कि गोना वर्ड लिखा हो, GONA, अब वो गोनाडो, गोनाटो, इस तरीके से वर्ड हो सकता है। इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल, ओके, सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो बेसिकली हम क्यों ऐसे याद कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि फर्दर हम इसमें FSH और LH हार्मोन पढ़ते हैं। इसका नाम क्या हो गया, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। सो गोनाडोट्रोपिक में आपने किसके बारे में पढ़ा, सो गोनाडोट्रोपिक में आपने पढ़ा बेटा FSH और LH के बारे में। सो बेसिकली मैंने कहा FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। H का हार्मोन मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है। और LH क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या हो गया बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आपको समझना है FSH क्या करेगा और ल्यूटिनाइजिंग क्या करेगा, राइट। सो अगर मैं मान लो इसकी बात करूं FSH की और LH की, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले पुरुषों में स्पर्म सेल्स, ठीक है, और महिलाओं में ओवम सेल्स किसकी वजह से बनेंगे, फॉलिकल हार्मोन की वजह से, है ना, किसकी वजह से। और अगर मैं विटामिन पूछती तो कौन सा,
मैंने पोषक तत्व में करवाया था आपको। फॉलिक से कोई विटामिन था? फॉलिक एसिड कोई विटामिन था? कौन सा विटामिन था? B9। कौन सा था? ठीक है, तो इसका मतलब B9 विटामिन जब हम खाएंगे, है ना, तो कौन सा हार्मोन जनरेट होने लगेगा? FSH हार्मोन। समझ गए? FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको फॉलिक वर्ड देखना है, रूट वर्ड से यहाँ पे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेल्स में स्पर्म सेल्स और महिलाओं में अंडाणु यानी कि ओवम सेल्स। ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इनकी प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? FSH हार्मोन। ठीक है जी, क्लियर? लेकिन मैंने कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? अभी इनकी फंक्शनिंग के लिए, भाई ओवम सेल्स और स्पर्म सेल्स की फंक्शनिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए, आपको पता है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है ना, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन। बेसिकली जो हमें कहाँ से मिलते हैं? विटामिन ई से मिलते हैं। किससे? विटामिन। तो आपको याद है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि विटामिन ई और B9 मिलके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं समझ में आ गया? क्लियर? तो आप इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल्स में क्या प्रोड्यूस करेगा? एस्ट्रोजन। फिर फर्दर इनकी वजह से क्या होने लगेगा? स्पर्म सेल्स, हेल्दी स्पर्म सेल्स और हेल्दी ओवम सेल्स बनेंगे। हेल्दी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हेल्दी मतलब विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस। समझ गए? अगर ये वीक होंगे, अनहेल्दी होंगे तो रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए बेटा, क्लियर है ना सबको? थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि GTH के बाद क्या होगा? STH, GTH के बाद हम किस पे आ जाएंगे? तो मैंने बोला फिर आ जाएंगे हम, क्या था? LTH, राइट? अब LTH वर्ड जब भी आए तो आपको पता है लैक्टो, क्या वर्ड आ गया? तो मैंने कहा जी लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब लैक्टो वर्ड जब आ गया तो हमें याद आया क्या? दूध। लैक्टो मतलब क्या होता है? मिल्क यानी कि दूध। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर कोई महिला नवजात शिशु को जब जन्म देती है तभी उसके स्तनों में दूध का स्रावण होता है। ठीक है, एट दैट टाइम ओनली मिल्क ग्लैंड से क्या होगा? मिल्क निकलेगा शिशु के लिए। ठीक है, सो वो किस वजह से हुआ? इसका मतलब उस टाइम पे कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा? LTH हार्मोन, दैट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन। आपको कुछ नहीं समझ में आता जब ऑप्शन में लैक्टो वर्ड हो, क्वेश्चन में लैक्टो वर्ड हो, तो किससे रिलेट करोगे? दूध से। देखो दूध का दही में परिवर्तन कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम हो गया उसका? लैक्टोबैसिलस। भाई महिलाओं के स्तन में से दूध का स्रावण किसकी वजह से? लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से। क्लियर है ना ये बात? चलो अब हम चलते हैं आगे। रोहित, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, जरूरी है लड़ाई करनी? जरूरी है शिकायत करनी? थोड़ी देर बाद सारी चीजें कर लेना, थोड़ी देर बाद बात कर लेना, है ना? अच्छी क्लास चल रही है, ऐसे में शिकायतें मत करो प्लीज। सॉल्यूशंस डलवा रही हूं मैं, काम कर रही हूं उस पर, और अभी करवा देती हूँ। ठीक है, प्लीज एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब LTH के बाद हम किस पे आ जाएं? ADH हार्मोन। अब देखो बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ADH हार्मोन। ADH की फुल फॉर्म देखो, एंटी ड्यूट्रिन हार्मोन। क्या लिखोगे बेटा? एंटी ड्यूट्रिन हार्मोन। जो हो रहा है वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो हो चुका है उस पर अटकी पड़ी है दुनिया। तो यही तो देखो, मैं आपको एक चीज कहूंगी, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, है ना? मैं बिल्कुल स्पष्ट रहती हूँ, बुरा नहीं मानना बिल्कुल। सॉरी अगर बुरा लगे तो। जिनके लक्ष्य महान होते हैं ना, वो कभी छोटी चीजों में नहीं उलझते। अगर तुम एक सेकंड भी मुझे अपना टीचर, गुरु, दोस्त, गाइड कुछ भी मानते हो, तो मेरी हर बात पे फॉलो कर लेना कि मैं कभी बच्चों से, क्योंकि आप मेरी रोजी हो, समझ गए? आप मेरा प्रोफेशन हो, मैं अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। मेरे को जितना आता है मैं उतना पढ़ा दूंगी, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इतनी आपको गारंटी देती हूँ। मैं वो करना पसंद करती हूँ जो टू द पॉइंट रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? मॉक टेस्ट सेकेंडरी चीज हो गई। जिस बच्चे को पता ही नहीं कि ये होता क्या है, वो कैसे पेपर दे आएगा बताओ? इसलिए टू द पॉइंट बोल रही हूँ कि जिनके लक्ष्य महान होते हैं वो कभी छोटी चीजों में उलझते नहीं। आपको जीवन में कुछ बनना है ना, तो आसपास की छोटी छोटी चीजें, जो नेगेटिव चीजें, उनको अवॉइड करना चलना।
अवॉइड करते चलना। आपको सिर्फ अर्जुन की तरह अपनी मछली की आंख दिखनी चाहिए, आपको सिर्फ अपनी वर्दी दिखनी चाहिए, और सच में आप अगर इतने डेडिकेटेड हो तो आप लगोगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी ही वो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं। समझ गए? करण सर पढ़ाएंगे ही वो जो पेपर में आएगा। हमें लग रहा है कि ये चीज़ नहीं पढ़ाने की है, हम नॉर्मल बैच में कराएंगे ना यार, वो जिसको 3-4 महीने में लाइफ टाइम में पढ़ाना है वहाँ कराएंगे ना। वाई टू वेस्ट टाइम? तो इस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, मैं कहानी से कहानी जोड़ के पूरी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अगर अननेसेसरीली आप शिकायत करोगे, ठीक है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर मेरा ध्यान वहाँ अटैक होगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन के देंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये हार्मोन क्या काम करता है, तो ADH हार्मोन क्या काम करता है बेटा? सबसे पहली चीज़ आप कहोगे मैम बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। क्या करेगा? बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। इसके अलावा हमारी जो वेन्स एंड आर्टरीज में कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, ठीक है, क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, उसको नियंत्रित भी कौन करेगा? ADH करेगा। क्लियर हो गई ये बात? 2 चीज़ें मैंने बोली हैं, ध्यान से समझना। एक तो क्या बोला? जल की मात्रा का नियंत्रण करना, तो जल नियंत्रण लिख दूं, यानी कि वाटर लेवल मेंटेन लिख दूं। और दूसरा क्या लिख रही हूं? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? यानी कि संकुचन और निस्पंदन। ठीक है, एक्सपेंशन इसके लिए जिम्मेदार है कौन? ADH। अभी पेपर में ज़्यादा क्या पूछता है? तो मैंने कहा पेपर में या तो ये दोनों में से पूछेगा या ये दोनों में से पूछेगा। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको हमेशा पता रहेगा। पिछली बार के पेपरों में मेल्स में पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, है ना, मानव शरीर में, ठीक है बच्चे, रोहित क्लास के बाद करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? स्पर्म सेल्स। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? ओवम सेल्स। ठीक है, चलो आगे करेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस अलग से क्लास में कराऊंगी, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही कराऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। डन। अच्छा, उसके बाद अब आ गए हम किसके ऊपर? अब आ गए हम थायराइड और पैराथायराइड। जल्दी देखो, एक है थायराइड और एक है पैराथायराइड। ठीक है, तो थायराइड और पैराथायराइड के लिए पहली चीज हम आवटु और परा आवटु ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, आवटु और परा आवटु। ठीक है जी, मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रही हूँ, ये कहाँ होती हैं वो समझ लो, समझाती हूँ। ये एक क्लचर है, ठीक है, कैमरा के थोड़ा पास लाके ऐसे दिखा रही हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ये देखो, ये हमारा गला है। हमारे गले में यहाँ पे, अब आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, पीछे वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये जो आगे वाला भाग है ये आवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, समझ गए। और पैराथायराइड क्या हो गया? इसके पीछे वाला हिस्सा जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो थायराइड यहाँ पे और पैराथायराइड उससे पीछे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे जुड़ी हुई हैं? तो आप कहोगे मैम ये दोनों ऐसे जुड़ी हुई हैं, एक आगे और एक पीछे, समझ गए। सो थायराइड और पैराथायराइड क्या कर रहा है? आपने बोला कि मैम थायराइड में से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? और ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में आयोडीन को, किसको? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यहां तक तो समझ में आता है भाई, मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्वेश्चन क्या बना सकती हूँ? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या बोलोगे? थायरॉक्सिन हार्मोन, समझ गए। लेकिन एग्जामिनर यहाँ की बजाय क्वेश्चन क्या पूछेगा? मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैंने कहा ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन की अधिकता के लिए मैं प्लस बना रही हूँ, ठीक है, और कमी के लिए क्या बना रही हूँ? माइनस बना रही हूँ। ये मेरा बच्चा समझ सकता है, मेरा स्टूडेंट समझ सकता है कि प्लस का मतलब क्या है? आयोडीन की अधिकता से कौन सा रोग होगा, और माइनस का मतलब क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा। अब तुम 2 चीज जानते हो कि मैम, एक तो घेंगा रोग, जिसे आप क्या बोलते हो? ग्वाइटर, क्या बोल देते हो, है ना, और दूसरा क्या बोलते हो कि मैम क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या हो गया? जड़ मानवता। क्रेटिनिज्म क्या हो गया? जड़ मानवता। ये भी क्या होता है अभी समझा देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आप कहोगे एक होता है मिक्सीडमा। क्या होता है?
ठीक है। और एक होता है मिक्सीडमा, और एक और अभी याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड रुको, इतने मैं यहाँ पे लिख लूँ। एक होता है एक्सोपथैलेमिया, और एक होता है टॉक्सिक गोइटर। एक और होता है, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म, याद आ गया। हाइपोथायराइडिज्म। अब हमने ना ऊपर वाले नाम देखे हैं, इसीलिए हमें दो नाम पता है बस, एक घेंगा रोग और एक क्रेटिनिज्म। सही बोल रहे हो ना? होता क्या है, एक बार ध्यान से सुनो। घेंगा रोग क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, इसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। जब इसमें सूजन आ जाती है तो ये फूल जाता है। तो हमने जितनी भी एड और गोइटर की देखी होंगी तो हमें पता है कि भाई वो क्या हो गया, आयोडीन की कमी से हो गया। छोटे बच्चों को अगर हम आयोडीन की मात्रा कम मिल रही है, खाने में आयोडीन कम है, तो वो मेंटली ग्रो नहीं कर पाते, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रुकने लग जाती है, खास तौर पे मेंटल ग्रोथ। समझ गए? मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी। जब मैं कभी स्टडी करती हूँ तो मैं चीज़ों को रिलेट बहुत जल्दी करती हूँ। जैसे आयोडीन सुनते दिमाग में नमक आता है, नमक में नमक, टाटा नमक आता है, और टाटा नमक की कभी भी बात करते हैं तो एक एडवर्टीजमेंट, एक छोटा बच्चा दुकान पे लेने जाता है कि टाटा नमक नहीं जानते, शुद्ध, जिसका दाना दाना शुद्ध, है ना, आयोडीन पर। तो मतलब इतनी फेमस ऐड नहीं होगी, बट मैं आपको वो क्यों रिलेट कर रही हूँ समझना एक बार। जो ये एडवर्टीजमेंट भी बनाई जाती है ना, ये साइकोलॉजिकली चीज़ों से रिलेट करके ही बनाई जाती है, ऐसे नहीं बनाता कोई। जैसे ही मैंने बोला आयोडीन, दिमाग में आया नमक, नमक से आया टाटा नमक, टाटा नमक में वो बच्चा। तो बच्चों को आयोडीन देना, उसमें बच्चे का यूज़ क्यों किया होगा कि बच्चों को अगर आयोडीन दिया जाए तो वो मेंटली बहुत शार्प, इंटेलिजेंट हो पाते हैं, और कमी हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, जड़ मानवता। समझ गए? दैट इज नोन एज क्रेटिनिज्म। अब यहाँ तक तो सबको पता है। मिक्सीडमा और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? तो देखो, मिक्सीडमा बेसिकली अडल्ट एज में, ठीक है, अडल्ट एज में जब बीपी बहुत नहीं, मिक्सीडमा क्या होता है, अडल्ट एज में व्हेन समवन इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि प्रजनन क्षमता कमजोर होने लगती है। अब जरूरी नहीं है प्रजनन क्षमता के लिए तुम B9, विटामिन ई वही पढ़ोगे, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म सेल्स या एस्ट्रोजन पढ़ोगे। मैं हर चीज का फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, समझ रहे हो? तो मिक्सीडमा में अडल्ट एज में दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो कोई महिला है, कंसीव नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा थायराइड का चेक करा के आओ। वाई? कि थायराइड की अगर आयोडीन की कमी हुई तो इसका मतलब कौन सी बीमारी निकलेगी। लेकिन हम इसे ये ना कह के हम सीधा क्या कहते हैं, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। समझ गए? तो ये नाम हमने कम सुना, इसलिए हमें क्या लगता है, अजीब लगता है। सिंपल सा फंडा है। हाइपोथायराइडिज्म क्या हो गया? अब अननेसेसरली, मतलब अच्छे खासे अडल्ट एज में ही, है ना, युवा अवस्था में ही बीपी बहुत लो होने लग गया। ठीक है, बीपी बहुत क्या होने लग गया, किसकी वजह से? तो ज़्यादातर आपने देखा होगा गर्ल्स में बीपी लो की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। समझ गए? थायराइड प्रॉब्लम भी ज़्यादातर, ऐसा नहीं है बॉयज़ में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर किस में होता है, फीमेल्स में होता है, महिलाओं में होता है। अब कोई लोग तो ये भी कह देते हैं कि मैम ये थायरॉक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है थायराइड, है ना। और ये भी कह सकते हैं कि ये जेनेटिक होता है। जब भी किसी को थायराइड होगा तो डॉक्टर ज़रूर पूछेगा घर में किसी को है क्या। सेम डायबिटीज़ होता तो किस वजह से है कि भाई बीटा सेल्स में से इंसुलिन नहीं निकल रहा, लेकिन डॉक्टर ज़रूर पूछेगा घर में किसी को है क्या। इसका मतलब जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग है, जो हमारी बॉडी में से हार्मोन सिक्रीशन है, वो एक्चुअली हमारे जीन्स से बहुत इफेक्ट होता है। और जीन्स के साथ साथ, जीन्स मतलब हेरिडिटी, वंशानुगत, और इसके साथ साथ वातावरण में भी अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो बीमारी होगी। लेकिन वातावरण अच्छा मिल जाए, अनुकूल मिल जाए तो बीमारी नहीं होगी। माता पिता को कोई चीज़ है वो बच्चे को, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हो भी सकती है। कब नहीं होगा? जब हेरिडिटी में कोई कमी हो लेकिन वातावरण अच्छा मिल जाए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई व्यक्ति अगर छोटी हाइट का है तो बच्चे भी ज़्यादातर कैसे होंगे, छोटे होंगे। लेकिन अब जो बच्चे हुए तो उनको भाई पहले ही उसके लिए पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी हाइट छोटी है, बच्चों की ना रह जाए, आप इनसे ना लटकाया करो, इन्हें
इनको ये चीज़ें खिलाया करो जो कि ज़रूरी है हाइट के लिए, समझ गए। तो पूरा फोकस हाइट पे है, कहीं ना कहीं माँ बाप से अच्छी निकल जाएगी, समझ गए। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट अगर अच्छा मिला तो हेरिडिटी को बीट कर गई वो चीज़। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, समझ गए। आगे चलते हैं। अब मैंने कहा एक्सोपैथेलेमिया क्या होता है, नहीं पता एक्सोपैथेलेमिया क्या होता है, लेकिन ये पता है एक्सो का मतलब एग्जिट होता है और एग्जिट का मतलब बाहर होता है। एग्जिट का मतलब क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? आंखों का अध्ययन, समझ गए। इसका मतलब एक्सो मतलब, ऑप्थेल्मो मतलब, तो आपने कई लोगों की आंखें, जैसे इरफान खान जैसे हीरो जो अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ होती हैं। इसका मतलब उनमें आयोडीन की क्या रही? मैं ये नहीं कह रही इरफान खान में आयोडीन ज़्यादा था, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। मैं रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना पसंद करती हूँ, इसलिए आपको वो एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप कभी भी देखना, कई लोगों का ये जो वाइट बल्जिंग पार्ट होता है ना, दैट इज कॉर्निया, ये बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, ऐसा लगता है अभी आंखें गिरेंगी, वो दैट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ आयोडीन। बात समझ पा रहे हो? एक और आपके पास बच गया क्या? टॉक्सिक गोइटर। अब मैं अगर किसी नॉर्मल कैंडिडेट से बिना पढ़ाए पूछूं कि बता टॉक्सिक गोइटर क्या होता है, तो वो टॉक्सिक गोइटर नहीं, वो इसे क्या पढ़ेगा, और वो सीधा क्या बोलेगा? मैडम आयोडीन की कमी से होता है, सीधी बात, ठीक है, 100% कह दी जब, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि गोइटर, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसे हर गोइटर आयोडीन की कमी से नहीं होता। ये टॉक्सिक गोइटर, उसकी टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, जहरीला, पॉइजन। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अपनी संस्कृत में ये बात लिखी है। इसका मतलब हर चीज की अधिकता कैसी होती है? नुकसानदेह। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब अगर एक्सेस में हो जाए तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक गोइटर। तो जिन लोगों का बीपी हाई होता है, थायराइड लेवल जब बढ़ता है ना, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? वो टॉक्सिक गोइटर है, ठीक है, समझ गए। सो इसके बाद हम आज आगे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट को मैं एक बार अंडरलाइन कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? ये इंपॉर्टेंट था। ये कैसे हो रहा है यहाँ लिख भी देती हूँ, कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। एक घूंट पानी पी लूं। आगे चलो। पैराथायराइड हार्मोन। अब पैराथायराइड हार्मोन में से क्या निकला? तो आपने बोला कि मैम देखो, पैराथायराइड में से सिंपल बात करेंगे, एक निकला हार्मोन कैल्सीटोनिन, क्या निकला? और एक निकला पैराथायरॉक्सिन। क्या करते हैं ये हार्मोन? ये हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। समझ आ रहा है भाई? एवरीवन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले सो तो नहीं गए भाई? माफी चाहूंगी अगर बोर हो रहे हो तो, प्लीज एक बार समझना। तो कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो, और कैसे नियंत्रित करता है वो सुनो। सबसे पहली चीज यहां पे थोड़ा सा समझना, ये हमारी हड्डी है, क्या है भाई? वाइट कलर की इसीलिए बनाई है जो समझ में आ जाए। ये क्या है? हमारी हड्डी। हड्डी किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की, बताया था मैंने। कहा कि यहाँ पे है ब्लड, और वैसे भी आपको बताया हड्डियों में जो होलो स्पेस है वहां बनता है ब्लड, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अभी कहीं पे भी अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो क्या किया जाएगा? सॉरी उल्टा बोल दिया, दोबारा सुनो। ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा क्या है? कम है। क्या बोल रही हूँ? ब्लड में, खून में कैल्शियम की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इनमें से एक हार्मोन निकलेगा और वो हड्डी को थोड़ा यहाँ से घिस के किस में मिला देगा? तो हड्डियों में से थोड़ा सा कैल्शियम लेके एक्सेस जगह में से किस में मिला देगा? ब्लड में। आपने पानी में नमक मिलाया, नमक कम रह गया, आप और क्या करोगे? और लेके मिला दोगे। बिल्कुल ऐसे ही ये पानी है, इसमें कैल्शियम की मात्रा क्या थी? कम थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें से कैल्शियम लिया और मिला दिया, ठीक है। मैंने कहा कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई, क्या हो गई?
अब ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जब आपके पास सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, या तो कॉटन से एब्जॉर्ब करेंगे या उसमें आटे की, गूंदे हुए आटे की गोली डाल देंगे जिससे नमक क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, ये किसी किताब में नहीं लिखे हैं, ये मेरे पर्सनल समझने के और समझाने के तरीके मैं पहले ही कह देती हूँ। कभी कोई कहे मैडम आप ये क्या कह रहे हो, ठीक है, मैं समझाने के लिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, खास तौर पे वो बच्चा जो बायो बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, मैं उसको समझा रही हूँ। जो बायो बैकग्राउंड से वो तो खुद ही मेरे को पढ़ा देगा, ठीक है। तो इधर देखो, तो मैंने कहा कि अगर इसमें ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, हड्डियों में मान लो इस तरफ थोड़ी सी क्या थी, जगह खाली थी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो ऐसे, ठीक है, अभी इतनी जगह क्या थी, खाली थी, तो ये इसमें से कैल्शियम की मात्रा एब्जॉर्ब करके इसमें लगा देगा। ठीक है, अब ये कौन कर रहा है, ये एब्जॉर्ब करने का या कैल्शियम निकालने का ये काम कौन कर रहा है, तो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉक्सिन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉक्सिन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लो कैसे। अब मैंने कहा कि कैल्सिटोनिन कब यूज होगा, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये उसको क्या कर लेगा, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसको एक बार और वाइस वर्सा चेक कर लेंगे, ज़्यादा या कम में मेरे को थोड़ा डाउट है, मैं साफ बता रही हूँ, लेकिन ये इस तरीके से काम करता है। फंक्शन समझ में आ गया? अब मैंने कहा कि भाई कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉक्सिन में इम्बैलेंस हो गया, संतुलन बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सोलीट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सोलीट क्या बन गया, इसको आप क्या बोलते हो, पथरी। क्या बोल देते हो? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पथरी किस चीज की बनी होती है, ऑक्सोलीट। समझ गए? कैल्शियम ऑक्सोलीट कैसे बना, कैल्शियम की मात्रा में इम्बैलेंस हो गया, किसकी वजह से, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। समझ गए? आगे चलते हैं, पढ़ने में इतने मस्त हो गए कि भूल ही गए, है ना? सही बोल रही हूँ, है ना? अपने साथ साथ मुझे और मारो। देखो इधर, चलो भाई आगे, नेक्स्ट। अब उसके बाद आ जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अभी एड्रीनल ग्लैंड में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाऊंगी। देखो मैंने यहाँ पे अगला सिस्टम स्टार्ट कर दिया, उत्सर्जन तंत्र। हिंदी में अगर उत्सर्जन तंत्र बोलूंगी तो इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बस ये तो नीचे पी लूंगी, इसको रख दो। पीना में तुम्हें है पानी, लो, है मेरे पास, लो तुम लोग पी लो, बस लो पीछे दे दो। ठीक है, देखो एक सेकेंड बस। छोड़ो, देखो इधर, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक मिनट बस, एक सेकेंड, इसमें उत्सर्जन तंत्र का देखो, इस तरह की हमारी किडनी होती है। ये मैंने थोड़ी बड़ी बना दी आपको दिखाने के लिए, राजमा के आकार की होती है। ठीक है, क्या होती है, राजमा के आकार की। ठीक है, अब राजमा के आकार की यानी कि आप इंग्लिश में कह सकते हो बीन शेप्ड। ठीक है, और बीन शेप्ड अगर होती है तो हम किडनी की एक बार फंक्शनिंग समझते हैं कि क्या काम करती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है। शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है। क्या क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन पूछा है
कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? जल्दी आंसर दे दो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? बताओ, रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होगा? नहीं पता? इसका मतलब क्या, रक्त में ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ डिसॉल्व होगी? फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोल मैडम लंग्स, समझ गया? और अगर मैं कहती कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तब क्या आंसर देते? तब क्या आंसर देते? शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन मतलब किडनी में। क्लियर हो गई बात? हाँ बेटा, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? सुनो द्वारा, ये दो क्वेश्चन सबसे पहले बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहली चीज, रक्त में या रक्त का शुद्धिकरण, यहां पे नहीं लिखना चाहिए, मुझे आगे लिखना चाहिए जहां मैं समझाऊं आपको। पहली चीज मैंने कहा, रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है? बेटा शुद्धिकरण को इंग्लिश में क्या बोलोगे? फिल्ट्रेशन, ठीक है? तो ब्लड फिल्ट्रेशन कहां पे होगा? ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन कहां पे होगा? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? रक्त का ऑक्सीकरण कहां होगा, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन कहां मिलेगी, यहां पे इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है? तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर देना होगा किडनी, और ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर देना होगा लंग्स। क्लियर हो गई बात? लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। किडनी को आप क्या बोलेंगे? वृक्क बोलेंगे। लंग्स मतलब फेफड़े। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बस सब में अरुण गोयल का आंसर सही है, बस बाकी सबका गलत है। सबने किडनी किडनी बोल दिया था। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या डिफरेंस था? अब मैंने कहा देखो, ये किडनी है और ये अगर मैं बात करूं तो मुझे इसे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, एक नॉर्मल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली आप बीन शेप जो देख रहे हो वो आपकी क्या है? किडनीज हैं। फिर आपके पास जो है वो यूरेटर्स हैं, और ये क्या है? यूरेथ्रा है। मतलब ये क्या है? यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अभी बेसिकली कैसे फिल्ट्रेशन होगा एक बार उसको समझते हैं। और अभी हम जो ग्रंथियां पढ़ रहे थे, है ना, ग्रंथियां पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे इसके ऊपर, है ना, तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करूंगी। ये हो गई अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि इंग्लिश में हम उसे क्या बोलेंगे? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन बताऊंगी, हिंदी में बोला अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? Which of the following is not an organ of excretory system? Clear? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया? जैसे ऑप्शन दिया क्या आंसर देंगे? जल्दी बोलो। हाँ, कान। कान एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा। तो इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि एक्सक्रीशन होता क्या है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से हम ऑर्गन्स को इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले स्किन, सबसे इंपॉर्टेंट किडनी, इसके अलावा लिवर, इसके अलावा लंग्स। क्लियर? ठीक है। अब कैसे एक्सक्रीशन चलता है वो मेन आपको किडनी का समझना है। ठीक है जी, जहां से क्वेश्चन उठेगा, लिवर में से क्वेश्चन उठेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के में से उठेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, या लिवर में से निकलने वाला कोई हार्मोन का पूछ लेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज, मैं कमरे के अंदर हूं, ठीक है, बाहर से आवाज आई कौन है, क्या बोला? कौन है। तो इसका मतलब बाहर से क्या आवाज आई? कौन है। दोबारा बोलो, बाहर से क्या आवाज आई? अजीब लग रहा है ना, ये क्या बोल रही है मैडम साइंस पढ़ाते पढ़ाते, ये ट्रिक है याद कराने की। बाहर से क्या आवाज आई? कौन है। समझ रहे हो? इसका मतलब बाहरी हिस्से को हम क्या कहेंगे? कोर्टेक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैडम याद ही नहीं होता अंदर कौन सा और बाहर कौन सा। तो अब याद हो जाएगा कि बाहर कौन है, अंदर से मैंने आवाज दी अंदर, अंदर मैं हूं। क्या बोला? अंदर मैं हूं। तो मैं के लिए मैंने वर्ड यूज किया मेडुला। क्या वर्ड यूज किया? आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाँ भाई बताना एक बार, ट्रिक क्लियर हुई? दोबारा बोल देती हूँ। मैं कमरे के अंदर हूं, बाहर से किसी ने नॉक किया, उसने बोला कौन है। समझ गए? तो बाहरी हिस्से को मैंने कहा क्या नाम दे दिया? कॉर्टेक्स। तो मैंने अंदर से आवाज दी कि मैं हूं, इसका मतलब अंदर का हिस्सा क्या कहलाएगा? मेडुला। क्लियर है ना? ये समझना। अभी कॉर्टेक्स और मेडुला का फंक्शनिंग कैसे समझेंगे हम, है ना? तो मैंने कहा कि सबसे पहले जानो कि ये जो किडनी है, किडनी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक को कुछ हो भी जाए तो दूसरी काम करती रहेगी, लेकिन दोनों को कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए? एक किडनी के बिना थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन दोनों ही ना हो तो बिल्कुल काम नहीं चल सकता। तो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, सुनना। 2 किडनी होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, गहरे लाल रंग की होती हैं। एक का भार लगभग 120 ग्राम होता है, 120 या 140 ग्राम। ठीक है, एक किडनी का भार कितना होता है? 120 ग्राम या 140 ग्राम, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 120 ग्राम है वैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है भाई, एक बार क्लियर कर देना जिसको श्योर हो 100%। मैंने 120 ग्राम पढ़ा है, ठीक है, 140 भी लिखा होता है कई जगह। तो 120 ग्राम होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट, एक्सक्रीटरी सिस्टम की इकाई क्या होती है? तो आप कहोगे नेफ्रॉन्स होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन्स। तो मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? किडनी के बारे में। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि इसकी इकाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम की इकाई क्या है? आपने बोला मैम नेफ्रॉन्स है। क्या है बेटा? नेफ्रॉन्स। एक्चुअली मैं बहुत जनरल तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को लगे कि मैम कैसे पढ़ा रही हैं या क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन मैं बहुत जनरल तरीके से आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स है। ठीक है, अब मैंने कहा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे हो रहा है? वृक्क में हो रहा है। और इसका भार कितना बताया? लगभग 120 ग्राम बताया। क्या बताया? 120 ग्राम। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि हम यहाँ से आगे कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये जो मैंने पिंक कलर के बनाए, ये क्या हैं? ये सारे के सारे बोमेन्स कैप्सूल हैं। क्या हैं? हिंदी में बोलते हैं बोमेन संपुट। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। बोमेन्स कैप्सूल। वृक्क का यानी कि किडनी का, ठीक है, किडनी की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स। कितनी किडनी है? 2 किडनी है, बीन शेप्ड की हैं, लाल गहरे रंग की हैं, लगभग 120 ग्राम उनका वजन है। ठीक है,
और मैंने कहा कि इनके अंदर एक कटोरी नुमा संरचना है, एक प्याली नुमा संरचना है, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। जैसे हम चाय छानने के लिए छलनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर करने के लिए बोमन कैप्सूल का कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, किडनी में। बात समझ में आ गई। अब जब हम कोई चीज़ छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो कुछ आरबीसीज के गुच्छे बचेंगे। उन आरबीसीज के गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, समझ में आया। गीता बहुत बढ़िया, पहले बायो कुछ नहीं समझ में आता था, अब बहुत अच्छे से आता। भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है क्या, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरी गुड, थैंक यू गीता। अब आगे देखते हैं, चलो। अब मैंने कहा ग्लोमेरुलस क्या हो गया, तो आप कहोगे मैम ये आरबीसी के गुच्छे होते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ से फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट, ब्लड जब फिल्टर हो गया तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होगा। और जब ये फिल हो जाएगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा और यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। क्लियर हो गई बात। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूरिन की कंपोजिशन क्या है, या यूरिन का कलर येलो क्यों होता है। अब सबसे पहली चीज, यूरिन एक लिक्विड है, और जब भी लिक्विड चीजों के बारे में पढ़ते हो तो क्या पूछता है, पीएच वैल्यू पूछता है। हालांकि यूरिन की पीएच वैल्यू क्यों नहीं पूछ सकता पेपर में, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो ज़्यादा पानी पिएगा उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो कम पानी पिएगा पीएच वैल्यू कम होगी। समझ गए, एसिडिक होगी। तो मैंने कहा फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम कह सकते हैं 4 से 6.5 तक, 4 से 6.5 तक पीएच वैल्यू हो सकती है। 7 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 7 किसका होता है, पीएच वैल्यू वाटर का होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सैलिनिटी उसके अंदर क्या होगी, बरकरार होगी। ठीक है, सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, या फिर इस तरीके से हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, अम्लीय प्रभाव का होता है। 0 to 7 होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय प्रभाव का। लेकिन अगर 4 से कम किसी का पीएच वैल्यू, कभी यूरिन टेस्ट कराया और 4 से कम पीएच वैल्यू आया, तो इसका मतलब उसको यूरिन इन्फेक्शन है। समझ गए, पानी की कमी है। तो दैट मीन्स एक तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा मैंने बोला इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो यूरिन का कलर येलो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। कोई आपसे पूछ ले कि यूरिन का कलर येलो किसकी वजह से होता है, तो क्या आंसर दोगे, यूरोक्रोम की वजह से होता है। क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को यहाँ पे। चलो अगली चीज मैंने कहा कि और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसकी कंपोजिशन बता देती हूँ एक बार। ठीक है, गुर्दे में लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन डेली बेसिस पे होता है। 1.5 लीटर यूरिन पर डे। जब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, यूरिन कंस्ट्रक्ट होगा। अब इसको आपको समझना है कि 95% तो हो गया वाटर, यानी कि जल। ठीक है, फिर आप कह सकते हो 2% क्या हो गया भाई, मिनरल्स हो गए। ठीक है, सॉल्ट कह सकते हो जिसे, है ना। और अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि भाई यूरिक एसिड कितना होता है और यूरिया कितना होता है। ठीक है, तो यूरिया होता है हम इसे क्या कहेंगे, 95, 2 और 0.3, 2.7। ठीक है, 2.7 और एक हो गया 0.3। तो यूरिक एसिड कितना परसेंट होता है, यूरिया कितना परसेंट होता है, और सॉल्ट या मिनरल कितने होते हैं, बोलो, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये यूरिन की कंपोजिशन है। यूरोक्रोम कैसे बनता है, अब मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और हीमोग्लोबिन का क्या होगा, विखंडन होगा, तो क्या बनेगा, यूरोक्रोम बनेगा। यूरोक्रोम की वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा, पेल, जिसे आप क्या बोलते हो, येलो। ठीक है जी, बोलो क्लियर, कोई डाउट। दोबारा सुनो, इधर देखो। ठीक है, ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, कहाँ से, किडनी के अंदर, किसमें से, बोमेन्स कैप्सूल में से। किसमें हो रहा है, हाँ, बोमेन कैप्सूल में से जब ब्लड फिल्टर हो रहा है तो आरबीसी के गुच्छे क्या कहला रहे हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहला रहे हैं, जब ब्लड फिल्टर हो रहा है तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा,
यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? ब्लड फिल्टर हुआ है तो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या हुआ होगा? अपघटन हुआ होगा, उसका टूटा होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा। हेमोग्लोबिन के अपघटन से क्या बना? यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम की वजह से इसका कलर कैसा हो गया? येलो। समझ गए? क्लियर है भाई? अब दूसरी चीज समझो, अब आ जाता है कोर्टेक्स और मेडुला के बारे में समझते हैं, ठीक है? सो बेसिकली रोशनी एक बार चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा श्योर हूं इसके लिए। अब एक बार आ जाते हैं अगले पे। अब जब हम कोर्टेक्स और मेडुला की बात करते हैं ना, तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कोर्टेक्स में से एक तो निकलता है सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये सेक्स हार्मोन क्या काम करता है भाई? सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिराइव करता है। जैसे भाई पुरुषों में बियर्ड का आना, आवाज भारी होना, एडम्स एप्पल बाहर आना, राइट? जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल चेंजेस होते हैं। मतलब लेट मी टेल यू, सेक्स का मतलब क्या होता है? सेक्स का मतलब होता है मेल और फीमेल, ओके? और जो हम बोलते हैं बॉय गर्ल, ये सब क्या होता है? जेंडर होता है। दोनों में बहुत फर्क है। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में, हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट में हम हर वर्ड क्या यूज करते हैं? सेक्स वर्ड यूज करते हैं। तो वेन एवर आई से सेक्स दैट मीन्स मेल एंड फीमेल। क्लियर है ये बात? तो मैंने बोला कि सेक्स हार्मोन्स को डिराइव करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीमेल्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो आप इसके जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल या इस तरह के जो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आएंगे, वो सब सेक्स हार्मोन की वजह से। अब दूसरी चीज क्या आ गई कि मान लो सेक्स हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो क्या हो? तो एक रोग हो जाएगा जिसे बोलेंगे एडिशन रोग। क्या बोलेंगे? कौन सा रोग बोलेंगे? एडिशन रोग किसके कारण होता है? तो आप बोलोगे सेक्स हार्मोन, यानी कि समझ गए, कोर्टेक्स से निकलने वाले सेक्स हार्मोन के असंतुलन से। क्लियर? दूसरा मैंने कहा कि एक और हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, एपिनेफ्रिन। मैं इसको हिंदी में लिखना पसंद करूंगी जिससे कोई गलती ना हो। एपिनेफ्रिन, ठीक है जी? एपिनेफ्रिन क्या क्वेश्चन पूछता है एपिनेफ्रिन के? जरा देखो, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलता है। कौन सा हार्मोन बोलता है? इसे जीवन रक्षक हार्मोन बोलता है। और ये क्वेश्चन बनते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट को हिंदी में क्या बोलता है? लड़ो व उड़ो, लड़ो व उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? ये पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, कभी तुम सोचो मैम ने बनाए हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब एक बार समझ लेते हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो किसकी वजह से? गुस्से की वजह से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एंगर को दिखाने वाले या एंगर जिसकी वजह से होता है वो हार्मोन कौन सा हो गया? एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है भाई? मैंने कहा कि भाई अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हम किसी चीज से डरते हैं, फियर है ना, तो हम वहां से क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उड़ जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इसीलिए नाम हो गया उड़ो व लड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है? दूसरा जीवन रक्षक हार्मोन क्यों कहा? कि हार्ट बीट करता है। क्या करता है? बीट करता है। तो जब किसी का हार्ट व्हेन इट स्टॉप्स वर्किंग, कभी हार्ट अटैक होता है, कुछ होता है, तो इमरजेंसी में एकदम आपने कभी देखा होगा ऐसे करके इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना? वो किसका होता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन का। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली ये चीज हो गई। हाँ जी, एड्रीनलाइन हार्मोन, बिल्कुल। अब दूसरी चीज मैं एक बार नाम और याद करा देती हूँ। वैसे एपिनेफ्रिन भी है और एड्रीनलाइन भी है, लेट मी चेक। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोल दिया, अधिवीर ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को, ठीक है? एड्रीनल ग्लैंड से निकला है, तो आप इसे एड्रीनल ग्लैंड से निकला इसलिए एड्रीनलाइन भी कह सकते हैं, ठीक है जी? मैंने एपिनेफ्रिन नाम बता दिया, एड्रीनल ग्लैंड से निकले हैं ये,
ठीक है रोशनी जी। अब एक और था, वो मैं क्या बता रही थी आपको, जस्ट अ सेकेंड। एक दो क्वेश्चन जो रह जाते हैं कई बार बीच में, जैसे आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डायलिसिस। इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन को क्या बोला जाएगा, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब हमें ब्रेन की गतिविधि को मापना होता है तो हम किसकी द्वारा नापते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मैम ब्रेन की गतिविधि को ईईजी द्वारा नापते हैं, दैट इज इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ। समझ में आ रहा है? अब एग्जैक्ट मुझे मेडुला का बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, पता नहीं मेडुला में से था, इसको एक बार थोड़ी छोड़ते हैं प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका मेडुला का क्या था, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि, उसके जो हम हार्मोन पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल माइंड से स्किप हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो अधिवृक्क ग्रंथि में से हम ये भाग जो पढ़ते हैं, अंदर का भाग और बाहर का भाग, ठीक है, दैट इज बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया याद करने का, ऐसे याद कर लेना। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स बीन आई थिंक मोर देन 5। स्पीड ऑफ नहीं, एक्टिविटी ऑफ, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईईजी, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ चीज़ें करा पाई हूँ, जैसे ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, और हमारे हार्ट, रेस्पिरेटरी, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कल जो क्लास है वो कंप्यूटर की क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोर देन 60 क्वेश्चंस जो है कल सॉल्व करेंगे, मतलब 60-70 क्वेश्चंस। 3 घंटे की क्लास होगी, 2 से 5 तक। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा, जितना कंप्यूटर आपने पढ़ा है वो, एंड यू विल गेट डिफरेंस। कल की क्लास में आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा, ठीक है। सो प्लीज़ अपनी बेसिक नॉलेज को कवर रखिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में बहुत फास्ट कराया जाएगा। अब 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ या मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँ। पहले अगर मैं बेसिक भी बता देती हूँ तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर लोगे, समझ गए। अब मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगी हैंड टू हैंड। आज तो मैंने थोड़ा बेस बना दिया, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, एमसीक्यूज बना लेंगे। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार बता दो भाई आज की क्लास कैसी रही, और कुछ समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए। चलिए, so let's save it. So okay guys, it is very nice interacting you, ठीक है। कल क्लास होगी, अब कल मिलेंगे शाम को, करण सर की क्लास होगी। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।